अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमारे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के इस कोर्स में हम डिफरेंट कोर्सेज़ की जो इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट किया, कंप्यूटर नेटवर्क्स को देखा, डेटाबेस सिस्टम को देखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को देखा, फिर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जिक्र किया, फिर हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी का जिक्र किया। आज के इस लेक्चर में हम एल्गोरिदम्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। आपकी इस डिग्री के अंदर एक कोर्स ऑफर किया जाता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स का, जिसमें हम एल्गोरिदम्स को किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है वो डिटेल से पढ़ते हैं। बेसिकली अब हमारी लाइफ के अंदर हर हर एक्टिविटी में एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व हैं। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी काम आप रोज़मर्रा कर परफॉर्म कर रहे हैं, आप किसी न किसी एक एल्गोरिदम्स के थ्रू चल रहे होते हैं। आपने यूनिवर्सिटी जाना है, तो आप सुबह-सुबह उठ के एक एल्गोरिदम आपके ज़हन में होता है, एक प्रोसीजर ज़हन में होता है कि मैं इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच सकता हूं। अगर आप उस प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते या उसके स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट की तरफ नहीं जा सकते। यूँ कहें कि हमारे माइंड में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, वो सारे के सारे किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही प्रॉपरली टास्क परफॉर्म होते हैं। तो आपने घर में बैठे हो, आपने उबर क्रीम बनानी है, डेफिनेटली उसकी एक एल्गोरिदम के थ्रू वो उबर क्रीम की जो गाड़ी है वो आपके पास आएगी। आपने को फ़ोन कॉल बनानी है, उसको एल्गोरिदम है। आपकी फ़ोन कॉल का कोई एक्सपेंडिचर कॉस्ट निकाल रहा है, वो भी उसकी एक एल्गोरिदम है। तो हर हर स्टेप्स पे हमें कोई ना कोई एल्गोरिदम मिलता है। ये हम क्लास के अंदर बड़ी डिटेल के साथ वेरी फर्स्ट वीक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एल्गोरिदम से रिलेटेड फर्दर कुछ देखेंगे। ये चैप्टर 5 है आपकी ब्रुकशेयर वाली बुक का, द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम रिप्रेजेंटेशन, एल्गोरिदम डिस्कवरी, किस तरह से आप एल्गोरिदम डिस्कवर कैसे कर सकते हैं, बना कैसे कर सकते हैं। आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स में पढ़ रखे हैं। हम उनको थोड़ा सा सूडो कोड में उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। एफिशिएंसी और करेक्टनेस क्या है, और एल्गोरिदम को एनालाइज क्यों किया जाता है, किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं हम। डेफिनेटली आपके पास एक काम को परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा वेज हो सकते हैं। आपने किसी प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है, वहाँ पे आपके पास 4 रास्ते हो सकते हैं। उनमें से बेस्ट रास्ता कौन सा है इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, या कुछ किसी भी पैरामीटर की बेस पे। तो इसलिए हम एल्गोरिदम के एनालिसिस भी करेंगे एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। एनालिसिस की परफॉर्म नहीं करेंगे, हम ये ज़रूर देखेंगे कि एनालिसिस किए क्यों जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन से एल्गोरिदम की। एन एल्गोरिदम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ unambiguous executable steps that define a terminating process। पहले हम एल्गोरिदम्स की डेफिनेशन डिफरेंट जगहों पे कर चुके हैं। हम कहते हैं कि जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। तो जब हम फॉर्मली देखते हैं तो हम यहाँ पे हमें 4 चीज़ें नज़र आती हैं। ऑर्डर्ड सेट हो, अनएम्बिगुअस हो, एग्जीक्यूटेबल हो स्टेप्स हों, और जो कि किसी टर्मिनेटिंग प्रोसेस की तरफ लेके जा रहे हों। अगर वो टर्मिनेटिंग प्रोसेस की तरफ नहीं जा रहे तो हम कहते हैं कि ये एल्गोरिदम नहीं है। हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। ऑर्डर्ड से क्या मुराद है? डेफिनेटली आपने किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे हमने क्लास में भी जिक्र किया कि चाय बनाने के लिए आपको, सपोज आपने एक चाय ही बनानी है, तो आप एक ऑर्डर्ड वे से चलेंगे तो आप एक चाय की तरफ, फाइनल प्रोडक्ट टी की तरफ जा सकेंगे। सपोज आपने चाय बनानी है, आप कहते हो जी सबसे पहले एक बर्तन लें, ठीक है जी, उसके अंदर पानी डालें, उसको चूल्हे पे रख दें, फिर उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स मिलाएं, उसके बाद उसमें मिल्क डाल दें, ठीक है, उसको इतनी देर के लिए आप उबलने के लिए छोड़ दें, फिर आप उसको उतारें। अब आप इन सारे स्टेप्स को एक ऑर्डर्ड वे में लेके चलेंगे तो आप चाय की तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सपोज मिल्क पहले डाल दें,
या आप उसको उतारने के बाद उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दें, उबलने के बाद नीचे उतार के उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल दें। तो अगर आप एक ऑर्डर्ड वे से स्टेप्स से उसको लेके चलेंगे तभी आप एक फाइनल सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात जहन में रखने वाली है कि ऑर्डर्ड से मुराद ज़रूरी नहीं है कि पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। आपकी ब्रांचें भी हो सकती हैं, आपकी सपोज पैरेलल में दो स्टेप्स परफॉर्म हो सकते हैं, मशीन ज़्यादा परफॉर्म करने वाली हैं, तो दो पैरेलल में कौन से स्टेप्स पैरेलल में परफॉर्म किए जा सकते हैं। या फिर यूँ कहें कि आपके कंडीशन पे भी डिपेंड कर सकते हैं। इफ एल्स की कंडीशंस आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर अब तो बहुत डिटेल के साथ पढ़ ली, तो कंडीशंस पे भी डिपेंड कर सकते हैं। माइट बी आफ्टर सेकंड स्टेप यू मे जंप ऑन टू द स्टेप 12, ठीक है, और यू मे गो बैक अगर आप एक आइटरेटिव स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर से मुराद ये नहीं है कि आपने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, नो। उस एल्गोरिदम के अंदर जो डिफाइंड ऑर्डर है उस हिसाब से आपको चलते हैं एक, लेकिन ऑर्डर जरूर आप एक डिफाइन करते हैं। ऑर्डर नहीं है तो फिर आप उस चीज को एक एल्गोरिदम की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स के क्या मुराद है? एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स ऐसा स्टेप जो कि एग्जीक्यूट किया जा सकता हो। जैसे मैं यहाँ पे एक मिसाल दी है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर की एक लिस्ट बना ले। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती क्योंकि डेफिनेटली आपके पॉजिटिव इंटीजर्स लीड करते हैं टुवर्ड्स द इन्फिनिटी। आप एक ऐसी लिस्ट नहीं लिख सकते जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएं। तो लिहाजा हम कहेंगे कि जी दिस इज अनएग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। मीन्स कि आपने स्टेप्स जरूर बताने हैं लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल हो, उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता हो, अनएम्बिगुअस हो स्टेप्स। ऐसा ना हो कि उस स्टेप्स जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी उसकी समझ ही ना आ रही हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी इफ x इज ग्रेटर देन 10 देन x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 30, और मीन्स के आप एम्बिग्यूअस छोड़ रहे हैं कि फाइनल पे x की वैल्यू क्या होगी। अनएम्बिगियसनेस से मुराद कि किस क्लैरिटी हो स्टेप्स के अंदर, स्टेप को परफॉर्म किया जा सकता हो। ये कंप्यूटर को या एल्गोरिदम एग्जीक्यूटिंग मशीन को आप किसी एम्बिगुअस सिचुएशन में ना छोड़ें। टर्मिनेटिंग प्रोसेस से क्या मुराद है कि वो एल्गोरिदम जो चल रहा है वो एंड हो रहा हो। सपोज मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ जी कि अगर आप एक छोटा सा एक लूप लिख दें, वाइल, अब तो आप सारे C++ के सिंटैक्स से वाकिफ़ ही हैं। वाइल 1 सी आउट, डेफिनेटली ये वाला लूप आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट लूप है। तो आपको स्टेप भी ऐसा होना चाहिए जो टर्मिनेटिंग प्रोसेस हो। जब तक दुनिया रहेगी, सिस्टम को सप्लाई मिलती रहेगी, ये लूप चलता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है जी, तो ऐसा प्रोसेस जो कि टर्मिनेट भी हो जाए। तो अब अगर हम दोबारा बैक चलें उसकी तरफ, आपके डेफिनेशन की तरफ, तो मजीद समझ में आएगी बात कि एल्गोरिदम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ, ऑर्डर से क्या मुराद, सेट ऑफ अनएम्बिगियस से क्या मुराद, एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स दैट डिफाइंस अ टर्मिनेटिंग प्रोसेस, जो कि एक टर्मिनेटिंग प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, ऐसा नहीं इनफाइनाइट प्रोसेस को डिफाइन नहीं करते। तो यहाँ से तो हमें एल्गोरिदम की डेफिनेशन की समझ आ गई। एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकते हैं? एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं। आप इंग्लिश में लाइनें लिख के भी कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूं जी कि सम का एल्गोरिदम लिखे, ठीक है जी,
तो आप कहते हैं टेक द फर्स्ट नंबर, टेक द सेकंड नंबर फ्रॉम द यूजर, ऐड द नंबर, two numbers, add two numbers, then show the result. या आप take variables x and y, x is equal to the first user entered value, y is the second user entered value, then z is equal to x plus y. ठीक है जी। तो एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इमेजेस के थ्रू रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। बट इशू क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें या किसी नेचुरल लैंग्वेज की बात करें तो उसके समझने में मुश्किल परेशानी हो सकती है, डिफरेंट वे से समझा जा सकता है। जैसे हम अपनी उर्दू की अगर ज़ुबान बोलें तो सेम वर्ड के दो डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी अच्छा देख लेंगे, एक होता है अच्छा देख लेंगे, ठीक है जी। तो दोनों के मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस तरह अगर एक प्रॉपर सेंटेक्स फॉलो कर लिया जाए और उस सेंटेक्स के एग्जैक्ट मीनिंग हो, जो भी उस सेंटेक्स को पढ़े वो उसी वही मीनिंग उससे एक्सट्रैक्ट करे, तो फिर एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करना और उसमें एम्बिग्युइटी जो है वो आपकी रिमूव की जा सकती है। तो क्या किया जाए, कुछ प्रिमिटिव्स यूज कर लिए जाएं। प्रिमिटिव से मुराद कुछ ऐसे सिंटैक्स यूज कर लिए जाएं, कुछ डिनोशंस यूज कर ली जाएं जिनके एग्जैक्ट मीनिंग हो। जैसे मैं सादा सी मिसाल देता हूँ कि इंटीजर ए इज अ प्रिमिटिव। अब उसका ये एक सिंटैक्स है कि इंटीजर लिख के आप लिखते हो, ठीक है जी। जब आप यहाँ पे लिखते हो जी इंटीजर ए, एक सिंटैक्स डिफाइंड है, ठीक है। इस डिफाइंड सिंटैक्स से क्या मुराद है कि ए इज द सम स्पेस इन द रैम व्हिच हैज 4 बाइट्स, व्हिच इज द कैपेसिटी ऑफ 4 बाइट्स, ठीक है जी। तो ये इसके सिमेंटिक्स हैं। तो हर प्रिमिटिव के कुछ सिंटैक्स होगा और उसके सिमेंटिक्स होंगे। सिमेंटिक्स से मुराद कि उसके मीनिंग क्या है, वो बता क्या रहा है, मतलब क्या है, ठीक है जी। तो कुछ प्रिमिटिव्स मिलके आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइन कर देते हैं, डिफरेंट प्रिमिटिव्स मिलके, ठीक है जी। नेक्स्ट हम एक दो एल्गोरिदम देखते हैं, फिर देखते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है एल्गोरिदम्स की रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, ये आपकी बुक से ही एक प्रॉब्लम ली गई है कि फोल्डिंग ए बर्ड फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। आपने एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है और उसको आपने एक बर्ड के फॉर्मेट में चेंज करना है। जैसे नॉर्मल हम लोग एक एरोप्लेन भी बना देते थे, जहाज से कश्तियां बनाते और डिफरेंट किस्म की चीज़ें। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर्ड एल्गोरिदम आपका दिखाया गया है कि पहले आप एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लें, उसको इस तरह से फोल्ड कर लें, ठीक है जी। फिर उसमें कुछ फोल्डिंग की टेक्निक्स बताई गई हैं, फिर इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है जी। और एंड पे आपके पास एक बर्ड के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखने वाली बात है कि प्रॉपर प्रिमिटिव्स को यूज़ नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी फोल्डिंग की जो टेक्निक्स हैं वो वेग हैं, समझ नहीं आ रही कि किस तरह से फोल्ड किया गया है। अगर प्रॉपर सिंटैक्स यूज करके हम आखिरी स्टेप तक पहुंच सकते हैं, यानी कि अगर ये वाली फोल्डिंग है तो यहाँ पे कोई और सिंबल यूज किया जाए जिसका मतलब हो कि ये वाली फोल्डिंग करनी है, ये वाली फोल्डिंग है यहाँ पे कोई और सिंबल हो जिसका मतलब हो कि ये वाली फोल्डिंग करनी है, ये वाली फोल्डिंग है तो कोई और सिंबल हो, हर तरह की फोल्डिंग का कोई डिफरेंट सिंबल हो ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी फोल्डिंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम कुछ प्रिमिटिव्स देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। ये ओरिगेमी प्रिमिटिव्स आपको दिखाए गए हैं। सपोज दिस, अगर आपका ये वाला सिंबल कहीं पे आ जाता है तो टर्न्स पेपर ओवर एज इन, आपने पेपर को इस तरह से टर्न करना है, ठीक है जी। ये वाला फॉर्मेट है तो उसको टर्न करके ये वाला फॉर्मेट बना दिया जाएगा। शेड ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, अगर वन साइड पे पेपर है को शेड किया गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साइड्स ऑफ द पेपर, ठीक है जी। शेड है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि डिफरेंट साइड पेपर की डिफरेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट ए वैली फोल्ड, ये जैसे दिखाएगा, सो दैट अगर ये वाला पेपर का फॉर्मेट है
दिस वन इज अ पेपर, तो अगर उसमें इस तरह से लाइन लगी है तो इट मीन्स के पेपर को इस तरह से फोल्ड किया। बताना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि प्रिमिटिव्स को यूज करके आप किसी एल्गोरिथम को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जहां पे भी ये लाइन आएगी उसका मतलब होगा कि इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है जी, ये वाली अगर लाइन होगी, माउंटेन फोल्ड है, ऊपर की तरफ मोड़ना है, ये वाली लाइन होगी तो आपने नीचे की तरफ उसको मोड़ना है और जो इसके पेजेस हैं उनको बाहर की तरफ खोलना है, और इसको माउंटेन फोल्ड करना है जिस तरह से ये दिखाया गया। फोल्ड ओवर सो दैट, इसको इस तरह से फोल्ड किया जाए। पुश इन सो दैट, अगर ये वाला सिंबल है तो इट मीन्स कि इस कोने को आपने पुश करना है ताकि ये वाला फॉर्मेट बन जाए। इस तरह से दूसरी भी जो जितनी डिफरेंट किस्म की हमने इमेजेस प्लास एल्गोरिदम में देखे, उसके प्रिमिटिव्स डिफाइन करके तो आप किसी एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तरीकाकार तो यह है कि डिफरेंट प्रिमिटिव्स यूज किए जाएं, सिंबल्स यूज किए जाएं, उसका एक पर्टिकुलर साइंटेक्स हो और उस साइंटेक्स की एक पर्टिकुलर सिमेंटिक्स हो। जब भी वो सिंबल नजर आए तो आप कहेंगे कि इसका ये मतलब है। जैसे आपने फ्लो चार्ट बनाते हुए डायमंड के केस में देखा होगा, रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, इनपुट आउटपुट के लिए आप लेते हैं, डायमंड के लिए आप कहते हो कि जी डिसीजन लिया जा रहा है एंड ब्ला ब्ला। दूसरा आपका है सूडो कोड प्रिमिटिव्स। सूडो कोड प्रिमिटिव में आप क्या कहते हैं कि आप किसी हद तक किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सारे के सारे सिंटैक्स की कंस्ट्रेंट्स फॉलो करना जरूरी नहीं है। और यानी कि आप एक दरमियान का रास्ता लेते हो कि नेचुरल लैंग्वेज के भी करीब हो वो, और बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज भी ना हो, किसी लैंग्वेज के भी करीब हो। जैसे आजकल आप देखते हैं कि सी प्लस प्लस या सी जो है ये कॉमन लैंग्वेजेस हैं, तो अगर उसके फॉर्मेट में, या पाइथन सपोज आजकल आम है, तो इस लैंग्वेज के भी पैटर्न कुछ फॉलो किया जाए प्लस कुछ इंग्लिश का फॉलो किया जाए, और एक प्रिमिटिव ऐसा बना दिया जो कि वेग ना हो, जिससे को देखते ही समझ में आ जाए बात। ठीक है जी, तो उसके लिए सूडो कोड्स के प्रिमिटिव्स हैं। सूडो कोड के प्रिमिटिव्स में यहाँ पे आपको सबसे पहले असाइनमेंट का प्रिमिटिव नजर आ रहा है, यानी कि आपको जब ये वाले सिंबल इस तरह से नजर आते हैं तो आप समझते हैं कि नेम इज सम वेरिएबल। ठीक है, अब आपने एग्जैक्टली ऐसा नहीं कहा कि एक्सप्रेशन को नेम को असाइन कर दो, नहीं, आपने उसको एक सेंटेक्स में लिख के दिखा दिया कि यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगी इसका रिजल्ट जो होगा उसको उसका रिजल्ट नेम में स्टोर किया जाएगा या नेम में सेव किया जाएगा। जिसकी मिसाल यहाँ पे दी गई कि अगर सपोज आपके पास कोई रिमेनिंग बैलेंस आपने चेक करना है, तो आप चेकिंग बैलेंस प्लस सेविंग बैलेंस, ठीक है जी, तो ये आपके पास रिमेनिंग फंड्स अवेलेबल होंगे कि आपके पास नेक्स्ट फंड्स कितने बच गए। या आप यूं कह लें कि अगर आप अपनी पॉकेट मनी देखना चाहते हैं कि मेरे पॉकेट में इस वक्त कितने अपना यानी कि इस वक्त मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हो सकते हैं, तो आप कहते हैं जी कि मेरा जो लास्ट बैलेंस था माइनस मेरे एक्सपेंसेस, तो वो अब अवेलेबल बैलेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अगर आपने कहीं पे किसी वेरिएबल को कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू देनी है तो आप ये वाला प्रिमिटिव यूज करते हो। यहाँ पे आप याद रखिएगा, जैसे हम सी प्लस प्लस में टर्मिनेटिंग करेक्टर लगाते हैं, यहाँ पे टर्मिनेटिंग करेक्टर लगाना सी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सूडो कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं, कंडीशनल सिलेक्शन जो आपने भी पढ़ी, कंडीशंस इफ एल्स। इफ की कंडीशन, आप एक कंडीशन लगाएं, उसके बाद डबल डॉट लगाएं और एक्टिविटी लिखते हैं। डबल डॉट लगाने से मुराद, अब आप अगर इंडेंटेशन इसकी देख लेना, अगर इस लाइन में जो लिखते हैं तो ये इस सारा इफ के अंदर आएगा। याद रखिएगा सूडो कोड के अंदर हम ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते। ठीक है, तो इफ कंडीशन एक्टिविटी एग्जांपल, इफ सेल्स हैव डिक्रीज्ड फुल कॉलन लोअर द प्राइस बाय 5%। अब ये 5% प्राइस लो करने पे कंडीशन है कि अगर सेल आपकी डिक्रीज हुई है। ठीक है जी, अगर सेल डिक्रीज हो गई तो फिर आप प्राइस 5% लो करेंगे, अगर सेल्स आपकी सेम है या इंक्रीज हुई है तो आप ये प्राइस नहीं करेंगे। इस एक इंस्ट्रक्शन को सूडो कोड के फॉर्मेट में लिखने का ये तरीकाकार है कि आपने इफ लगा के ये ब्रैकेट्स लगा के छोटी, तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सेंटेक्स ले है, लेकिन बीच में आपने इंग्लिश की एक स्टेटमेंट लिख दी। अब क्लियर हो गया कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किसको फॉलो कर रही है, किस कंडीशन को फॉलो कर रही है। फर्दर कंडीशनल सिलेक्शन के
अगर ये है तो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने एक्टिविटी ए परफॉर्म करनी है, अगर फॉल्स है तो एक्टिविटी बी परफॉर्म करनी है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। इफ बीच में आपने कंडीशन लिख दी डबल कॉलन, अब डबल कॉलन के बाद जितना भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो इसको फॉलो कर रही होंगी, इसके अंदर होंगी। एल्स एक्टिविटी ये वाली परफॉर्म करनी, एल्स के बाद आपने डबल कॉलन लगा दिया। ये सूडो कोड का बताया जा रहा है आपको कि ये जेनेरिक सूडो कोड आप किस तरह से लिख सकते हैं। अब इस जरूरी नहीं कि बिल्कुल ये सारी के सारे सिंटैक्स सूडो कोड का इसमें फॉलो करना जरूरी है, आप डिफरेंट भी लिख सकते, लेकिन वो कॉमन हो, उसको समझ में आ रहा हो, सारे उसका एक ही मीनिंग समझ रहे हो। इफ ईयर इज लीप ईयर डेली, अब यहाँ पे बेसिकली टोटल को आपने डिवाइड करना है, अगर तो वो लीप का ईयर है तो 360 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डेली निकालना चाह रहे हैं हम तो फिर आप टोटल को 365 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डेली टोटल इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 360 अगर लीप का ईयर है, एल्स आपका ये वाला साल। तो इस तरह से सूडो कोड के थ्रू आपने बता दिया। यहाँ पे आपने लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के कोई भी कंस्ट्रेंट्स को यहाँ पे या कंप्लीट सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपने कुछ इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके, कुछ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलता जुलता सिंटैक्स यूज करके आपने स्टेटमेंट्स बताई हैं एल्गोरिदम की। रिपीटेड एग्जीक्यूशन किस तरह से भी, वाइल कंडीशन, जैसे आपने वाइल लूप पढ़े होंगे, फॉर लूप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप वाइल की कंडीशन लगा सकते हैं सूडो कोड के अंदर। वाइल कंडीशन फुल कॉलन और यहाँ पे बॉडी कि क्या काम करना है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आपने क्या परफॉर्म करना है। वाइल टिकट्स रिमेन टू बी सोल्ड सेल अ टिकट, अब यहाँ पे ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है, किसी किस्म की इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है कि जब तक आपकी टिकट्स जो है वो अवेलेबल हैं सेल के लिए तो आपने क्या करना है, टिकट्स को सेल करते रहना है, वगरना आप क्या करें कि टिकट्स की सेलिंग रोक दें। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेस्टेड कंडीशंस को भी दिखाया, इंडेंटेशन शो करती है। इफ नेस्टेड कंडीशन सूडो कोड के बाहर फॉर्मेट में किस तरह से लिखी जा सकती है, इफ नॉट ट्रेनिंग फुल कॉलन, अब यहाँ पे आपने इंडेंटेशन आगे ले हैं, अगर ये वाला इफ यहाँ पे लिख देते हो तो डेफिनेटली ये वाला इफ इसके अंडर नहीं आएगा, या आप इस वाली लाइन में लिखेंगे तो इफ टेम्परेचर इज हॉट, एक और कंडीशन गो स्विमिंग, पहले ये कंडीशन चेक की, इस कंडीशन के ट्रू होने के केस में फिर ये कंडीशन चेक की, गो स्विमिंग एज प्ले गोल्फ, अगर टेम्परेचर हॉट है तो स्विमिंग, वगरना आप गोल्फ प्ले करो। अगर यहीं पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, नॉट रेनिंग मीन्स कि रेनिंग हो रही है, तो आप एल्स के पास चले जाते हैं, वॉच टेलीविजन। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक सिनारियो दिखाया गया है जिसको आपने यानी कि चंद लाइनों में यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज प्लस सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स, आपने उन दोनों को मिक्सअप करके एक पूरी की पूरी सिनारियो बता दिया है कि अगर तो बारिश हो रही है तो फिर देखो गर्मी, सॉरी अगर बारिश नहीं हो रही फिर देखो कि ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, अगर गर्मी है तो स्विमिंग करो वगरना गोल्फ खेलो, और अगर बारिश हो रही है तो फिर चुप करके टेलीविजन देखो। ठीक है जी। तो अनएम्बिगुअस एम्बिग्यूटी रिमूव की जा रही है इस तरह से सूडो कोड का फॉर्मेट यूज करके। एक फंक्शन को किस तरह से सूडो कोड में लिखा जा सकता है, डिफाइन फंक्शन डेफ का वर्ड यूज करके, नेम ये फंक्शन का नेम होगा, ये ब्रैकेट्स होंगी, जैसे यहाँ की पे एक फंक्शन दिखाया गया है डेफ प्रोसेस लॉन, फंक्शन का नेम, पहले डेफ का कीवर्ड और उसके बाद डिफाइन फंक्शन और उसके बाद प्रोसेस लॉन। एग्जीक्यूटिंग ए फंक्शन, एक फंक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट, कब वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। इफ आगे कंडीशन, प्रोसेस लॉन, एल्स, रिजेक्ट एप्लीकेशन, कि अगर इफ कंडीशन ट्रू होती तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, वगरना ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो आपने 4 लाइनों के अंदर बता दिया है कि अगर वो सपोज आप उसकी यहाँ पे कंडीशन उसकी इनकम पे लगा देते हैं कि अगर उसकी इनकम ये है तो फंक्शन प्रोसेस आपने करना है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाया गया है इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड कि आपने 3 दफ़ा हेलो का वर्ड प्रिंट करना है। तो वो कह रहा है जी डिफाइन फंक्शन ग्रीटिंग्स, काउंट एक वेरिएबल लिया, उसको दे दिया 3 असाइन कर दिया,
वाइल काउंट, यहाँ पे कोई ब्रैकेट या कोई सेमीकोलन यूज नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम एक ये एल्गोरिथम इसको जेनेरिक लिख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में नहीं लिख रहे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। काउंट इज इक्वल टू 3, वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट हेलो। अब यहाँ पे आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, काउंट इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रिंट हेलो सी आउट, सी सॉरी काउंट इज इक्वल टू काउंट माइनस 1, काउंट को आपने एक डिक्रीज कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आप एक इंग्लिश में लाइन भी लिख सकते हैं, डिक्रीज काउंट बाय 1, ऐसा लिख सकते हैं, तो वो वाला आपका सूडो कोड भी ठीक होगा। या फिर आप इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली बताना इस सारी जितनी भी डिस्कशन है, इसका मकसद ये है कि एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट हमने इस तरह से करना है कि वो उसमें एम्बिग्यूटी कोई ना हो, अनएम्बिगुअस स्टेप्स हों जो कि हमें किसी सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। सूडोकोड प्रिमिटिव्स में पैरामीटर्स आप किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि डिफाइन सॉर्ट, जिस तरह से आप प्रोग्रामिंग C++ में आपने पैरामीटर्स की लिस्ट देखी होगी। यहाँ पे सपोज सॉर्ट का एक फंक्शन है, तो आप कहते हैं जी सॉर्ट द मेंबरशिप लिस्ट, कि किस लिस्ट को आपने सॉर्ट करना है, या फिर सॉर्ट द वेडिंग गेस्ट लिस्ट, आपने यहाँ पे उस मेंबर्स की लिस्ट लिखनी। यहाँ पे अब आपको साइज पास करना या पॉइंटर पास करना या एड्रेस पास करना, उस वो सेंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल बताना है कि इसमें पैरामीटर्स आएंगे कौन से, और आप जैसे यहाँ पे एक इंग्लिश स्टेटमेंट से बता सकते हैं सूडो कोड को यूज करते हुए। नेक्स्ट है जी कि कोई प्रॉब्लम है, उसका एल्गोरिदम, डिस्कवरी ऑफ द एल्गोरिदम, आप एल्गोरिदम डिस्कवर कैसे कर सकते हैं, कैसे डिवाइस कर सकते हैं एल्गोरिदम के किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आप किस तरह से एल्गोरिदम की तरफ जा सकते हैं जो कि ऊपर वाली डेफिनेशन को फॉलो कर रहा हो एल्गोरिदम। तो इसके लिए प्लॉयस की कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं जो कि जेनेरिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप इज द अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो गई है तो आप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे मैंने एक कोटेशन भी आपसे जिक्र की थी कि आइंस्टाइन से कहा गया कि if you are asked to solve the problem of the world in 1 hour, he said, I would spend 55 minutes to identify the problem, then 5 minutes to solve the problem. ठीक है जी। तो मेजर पार्ट आपका अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम असल में है क्या। जब आप प्रॉपरली प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए एल्गोरिदम की तरफ जाना आसान हो जाता है और आप करेक्ट एल्गोरिदम की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझें, डिवाइज अ प्लान फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान मुरतब करें, कैरी आउट द प्लान। फिर आप उस प्लान को जो आपने प्लान बनाया है उसको आप कैरी आउट करें, उसको एग्जीक्यूट करें। evaluate the solution for accuracy and its potential as tool for solving other problems। आपने सपोज मल्टीप्लिकेशन का एक एल्गोरिदम लिखा है, तो अब आप देखें कि उसका एक्यूरेसी कितनी है, जो सोल्यूशन चाहिए था वही निकला है। उसके बाद आप देखें क्या कि वो दूसरी प्रॉब्लम्स के ऊपर या दूसरी कोई भी दो नंबर उसको दिए जाए तो क्या वो उसको सॉल्व कर लेगा, ये वाला एल्गोरिदम जो आपने आइडेंटिफाई किया है। सपोज आपने सॉर्टिंग का एक एल्गोरिदम लिखा, अब वो 5 एलिमेंट्स तक की अरे जो उसको आपने लिस्ट पास की उसको तो सॉर्ट कर लेता है, लेकिन जब आप उसको 50 एलिमेंट्स की लिस्ट पास करते हैं या 100 एलिमेंट्स की लिस्ट पास करते हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाता। इट मीन्स कि सेम आपकी दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दूसरे इंस्टेंसेस हैं इस प्रॉब्लम के, उनको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकता। अब इसी इन्हीं स्टेप्स को अगर हम प्रोग्राम डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहले डेफिनेटली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। असल इशू क्या है, गेट एन आइडिया ऑफ हाउ एन एल्गोरिथम फंक्शन माइट सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कौन सा एल्गोरिथम का फंक्शन
हमें यहाँ पे आइट्रेशंस लगानी पड़ेंगी, हमें यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, ठीक है जी। हाउ एल्गोरिथमिक फंक्शन माइट सॉल्व द प्रॉब्लम, एल्गोरिथमिक फंक्शन इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मुलेट द एल्गोरिथम एंड रिप्रेजेंट इट इन एज ए प्रोग्राम, एक पूरा का पूरा एल्गोरिथम बनाएं और उसको एक प्रोग्राम के फॉर्मेट में शेप दे दें किसी भी लैंग्वेज में। एवेल्युएट द सोल्यूशन फॉर एक्यूरेसी एंड इट्स पोटेंशियल एज ए टूल फॉर, अब उसकी एक्यूरेसी देखें कि ऐसा तो नहीं है कि वो इनफाइनाइट लूप बन गया, ठीक है जी। अब ये जो एवेल्युएशन है ना, ये आपकी मशीन के ऊपर भी की जा सकती है और थ्योरेटिकल एवेल्युएशन भी की जा सकती है, ठीक है जी। इसको हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरेटिकली एवेल्युएट आप किस तरह से कर सकते हैं इसको। गेटिंग ए फुट इन द डोर, जब आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है तो उसको उसका सोल्यूशन आप किस तरह से लिख सकते हैं। कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पे मिसाल दी गई कि दरवाजे के अंदर अगर आप एक पाँव पे आप अपना घुसेड़ देंगे तो डेफिनेटली देयर वुड बी एन ऑप्शन कि आप वो फिर डोर खोल लें। तो सबसे पहले कोशिश करें कि कोई ना कोई चीज़ जो अपना स्टेप है उसको डोर में एक दफ़ा थोड़ी सी उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करें। ट्राई वर्किंग द प्रॉब्लम बैकवर्ड्स, ठीक है जी। कि सॉल्व एन इजियर रिलेटेड प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा इजी उसकी शेप बनाएं, एग्जैक्ट वो वाली फॉर्मेट नहीं, ठीक है जी। सपोज मैं साधारण सी मिसाल दे रहा हूँ कि आपको कहा गया है कि 50 एलिमेंट्स की लिस्ट है तो आप इसको सॉर्ट करें। तो उसमें सबसे पहले आप तीन आइटम्स की लिस्ट ले लें और उसको सॉर्ट करें, ठीक है जी। तो जब आप छोटी इजियर प्रॉब्लम को करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप एक उसकी तरफ जा सकते हैं, सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। दैट इज गेटिंग अ फुट इन द डोर, ठीक है जी। रिलैक्स सम ऑफ द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, कुछ कंस्ट्रेंट्स को रिलैक्स कर दें, ठीक है जी। रिलैक्स करने से मुराद के पहले स्टेप के अंदर आप कहें जी कि ये वाली कंस्ट्रेंट्स नहीं है, लिहाजा हम इनको रिलैक्स करते हैं, बाकी सोल्यूशन देखो। फिर उन कंस्ट्रेंट्स को ऐड करते जाओ। सॉल्व पीस ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट, बॉटम अप मेथोडोलॉजी। बॉटम अप मेथोडोलॉजी क्या है कि आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें और छोटे छोटे पीसेस को सॉल्व करें, फिर उनको इंटीग्रेट करते जाएं ऊपर की तरफ, जिसको हम बॉटम अप मेथोडोलॉजी कहते हैं। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या है, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, टॉप डाउन मेथोडोलॉजी। अच्छा, सॉल्व पीसेस ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट, जो फर्स्ट हम बात कर रहे थे कि पहले आपने प्रॉब्लम्स के कुछ कंस्ट्रेंट्स को रिलैक्स कर दिया, फिर आपने एक सिंपल सोल्यूशन निकाला, फिर उन कंस्ट्रेंट्स को ऐड करते जा रहे हैं और बिगर प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। दैट इज बॉटम अप अप्रोच। जब आप स्टेप वाइज रिफाइनमेंट करते हैं कि प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम के अंदर और स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करके इंटीग्रेट करते जाते हैं, दैट इज टॉप डाउन मेथोडोलॉजी। यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम दी गई है, इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपने एक एल्गोरिदम बनाना है। डेफिनेटली आप बना सकते हैं। तो कुछ देर के लिए आप इस पे अपनी वीडियो को पॉज करें प्लीज़, खुद से इसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उसके बाद देखें कि जो आपकी इस लेक्चर के अंदर सोल्यूशन दिया गया है आप कितना उसके साथ मैप करते हैं। यहाँ पे आपने पॉज करना है वीडियो को। अच्छा जी, पर्सन A is charged with the task of determining the ages of B's 3 children. A पर्सन को टास्क दिया गया है कि आपने B के 3 बच्चों की एजेस बतानी है। अब डेफिनेटली A B से कुछ क्लूज पूछ रहा है। सबसे पहले B ने कहा कि मेरे तीनों बच्चों की एजेस को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 बनता है। ए कहता है जी कि इससे तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ए रिप्लाइज दैट अनदर क्लू इज रिक्वायर्ड। बी टेल्स ए द सम ऑफ द चिल्ड्रंस एज। उसने बताया कि तीनों चिल्ड्रंस की एज को सम किया जाए तो ये रिजल्ट निकलता है। ए रिप्लाइज दैट अनदर क्लू इज नीडेड। ठीक है जी, कुछ और क्लू दो। बी टेल्स ए दैट द ओल्डेस्ट चाइल्ड प्ले द पियानो। उसने कहा जो सबसे बड़ा बच्चा है वो पियानो खेल सकता है। इस क्लू के बाद ए वाज इन द पोजीशन टू डिटरमिन द एजेस ऑफ बीज चिल्ड्रन। अब इस
प्रॉब्लम को थोड़ा सा गौर से आप लोग देखें कि इन क्लूज की बेस पे आप किस तरह से कोई एल्गोरिदम डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप किसी सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। हर स्टेप वाइज आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को रिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले उसने कहा जी कि प्रोडक्ट ऑफ द चिल्ड्रन एज इज 36, यानी कि आप सारे के सारे ट्रिपलेट बना लो कि किन तीन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 बनता है। 1 इंटू 36 हो तो 36 बनता है। 1 इंटू 2 इंटू 18 हो तो 36 बनता है। 3 इंटू 4 इंटू 3 हो तो 36 बनता है। ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप सारे के सारे ट्रिपलेट्स बना लें 36 के, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 1 36, 1 2 18, 1 3 12, 1 4 9, 1 6 6, 2 2 9, 2 3 6, 2 3 3 4। ठीक है जी। अब मीन्स के ये वाले जो नंबर्स नजर आ रहे हैं यही एजेस हैं, इन्हीं में से कोई एजेस होंगी उनकी। तो आपने क्या किया कि अपनी प्रॉब्लम को पहले तो अगर आप तीन नंबर्स का 36 तक वो बनाएं, कॉम्बिनेशन बनाएं तो सैकड़ों कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन हमने उनसे आइडेंटिफाई कर लिया कि इन 8 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन है एजिस का। ठीक है जी। तो अब यहां पे जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ पे हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे पास ट्रिपलेट्स आ गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि उनका सम भी उसने, जो सेकंड स्टेप हम देख रहे थे, बी टेल्स ए द सम ऑफ द चिल्ड्रन एज। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर गौर करिएगा कि उसने ए को सारे बच्चों की एजेस का सम बताया है, लेकिन उसके बाद भी ए रिप्लाइज दैट अनदर क्लू इज नीडेड। मीन्स के मुझे एक और क्लू चाहिए, अभी मैं एजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सका। अब हम क्या करें कि सारों का सम निकाल के देख लें। सम निकला इसका 38 है, 21, 16, 14, 13, 13, 11, 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि सोचने की बात है कि यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी हैं जो कि सेम हैं, बाकी सारी वैल्यूज यूनिक हैं। तो जब बी ने ए को ये बताया था कि सम क्या है, अगर तो इनमें से कोई यूनिक वैल्यू होती तो वो फौरी बता देता कि जी आपके, सपोज वो कहता जी अगर सम उसने 21 बताया होता तो वो कहता जी 1 + 2 + 18 है। इनका प्रोडक्ट भी 36 बनता है और +21 बनता है, लिहाजा ये वाली एजेस हैं। लेकिन उसको फिर भी किसी फर्दर क्लू की जरूरत थी। लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एट दैट टाइम द सम वाज 13, द सम वाज 13, क्योंकि 13 ऐसा है जो कि 2 दफा आ रहा है, इसीलिए उसको फर्दर एक क्लू की जरूरत पड़ी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये सारे डिस्कार्ड कर दिए ऑप्शंस और सिर्फ इसकी तरफ आ गए, 13 वाले इन दो ऑप्शंस की तरफ आ गए। अब इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रेंट्स को रिलैक्स करते जा रहे हैं ना। ये देखें, अब वो क्या कहता है जी कि इन दोनों में से कोई एक ट्रिपलेट है। अब उसने फर्दर जब क्लू दिया, ए को पता चल गया कि सम 13 है, क्योंकि यानी कि ए को उसने 13 बताया होगा, हमें तो नहीं पता, लेकिन ए को तो उसने सम बताया ना। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि वो 13 होगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई बताता था वो तो यूनिक वैल्यू थी, वो डेफिनेटली फौरी रिजल्ट बता देता। अगर उसको दूसरा क्लू बताने से उसके एजेस का नहीं पता चला तो वो माइट भी उसने सम 13 बताया होगा, क्योंकि यहीं पे आपकी एम्बिग्यूटी है कि ये वाला ट्रिपलेट है या ये वाला ट्रिपलेट है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि वो कहता है जी कि अपना
जो ओल्डेस्ट चाइल्ड है वो पियानो बजा सकता है। अब यहाँ पे ये दो 6 और 6 हैं, इट मीन्स कि ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। एक बड़ा बच्चा है, ओल्डेस्ट चाइल्ड कैन प्ले पियानो, ठीक है जी। यहाँ पे अगर ये वाला होता तो वो कहता जी कि दोनों जो बड़े बच्चे हैं पियानो प्ले कर सकते हैं, ठीक है जी, वो इतनी उनकी एज है, लिहाजा वो हम इस वाले कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। हमारा सोल्यूशन होगा कि दो बच्चों की एजेस 2-2 साल है और तीसरे बच्चे की एज 9 years है, ठीक है, तभी आप इस सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब फर्स्ट में जब अगर हम देखें तो क्लू से ऐसा लग रहा था, थर्ड क्लू से यहाँ पे जो बताया गया द ओल्डेस्ट चाइल्ड प्लेस द पियानो, हमें ऐसा लग रहा था कि ये तो रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। लेकिन जब हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को रिफाइन करते गए, तो हम एक सोल्यूशन की तरफ पहुंच गए। जी, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि किस तरह से आप एल्गोरिदम को डिस्कवर कर सकते हैं कि बिफोर ए बी सी एंड डी रैन रेस, उन्होंने एक रेस लगाने से पहले दे मेड द फॉलोइंग प्रोडिक्शंस, उन्होंने कुछ प्रोडिक्शंस बनाए की हैं। ए प्रोडिक्टेड दैट बी वुड विन, ए की प्रोडिक्शन है कि बी जीत जाएगा। बी प्रोडिक्टेड दैट डी वुड बी लास्ट, डी वुड बी लास्ट, ठीक है जी। सी प्रेडिक्टेड दैट ए वुड बी थर्ड, डी प्रेडिक्टेड दैट ए's prediction would be correct, ठीक है जी। only one of these predictions was true and this was the prediction made by the winner। अब सिर्फ एक बंदे की प्रेडिक्शन सही हुई है और जिसकी प्रेडिक्शन ठीक हुई है वो जीत गया है। तो यहां से आपने इनका बताना है, सीक्वेंस बताना है उसका रेस का, कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आया और सबसे लास्ट नंबर पे कौन आया है, ठीक है जी। अब यही इसी इसी प्रोडिक्शंस को देख के यहाँ पे भी मैं आपसे कहूँगा कि आपने वीडियो को पॉज करें, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स लगाएं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डेफिनेटली यू वुड बी सो शार्प कि आप इनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक सबसे पहले चीज ये है कि वो कहता है जी कि ए प्रेडिक्टेड दैट बी वुड विन, ए ने प्रेडिक्ट किया है कि बी जीत जाएगा, और उधर से वो कहता है जो जीता है उसकी प्रेडिक्शन ठीक हुई है। इट मींस के ए की प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुई, क्योंकि ए ने प्रेडिक्ट किया था कि बी जीतेगा, तो यहाँ पे जो जीता है उसकी प्रेडिक्शन ठीक हुई है। इट मींस के ए ना तो जीता है ना उसकी प्रेडिक्शन ठीक हुई है, ठीक है जी। इट मींस कि ये वाली ए की प्रेडिक्शन ठीक नहीं है। तो अब डी ने भी कहा था कि ए की प्रेडिक्शन ठीक होगी, इट मींस कि डी की प्रेडिक्शन भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब अगर ए की प्रेडिक्शन ठीक नहीं है तो इट मींस कि बी नहीं जीता। अब ए भी नहीं जीता और बी भी नहीं जीता, ठीक है जी, क्योंकि ये अगर बी जीता तो फिर तो ए की प्रेडिक्शन ठीक हो जाती है। अब बी ने क्या प्रेडिक्ट किया था? बी प्रेडिक्टेड दैट डी वुड बी द लास्ट। हम अज्यूम करते हैं कि पहली प्रेडिक्शन और दूसरी प्रेडिक्शन गलत हो गई। अब हम कहते हैं जी कि बी प्रेडिक्टेड दैट के जी डी वुड बी द लास्ट, डी आपका लास्ट पे होगा, ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि ये प्रेडिक्शन ठीक है, और सी प्रेडिक्टेड दैट ए वुड बी थर्ड। हमें पता चल गया कि ए की प्रेडिक्शन ठीक नहीं है, बी की प्रेडिक्शन ठीक नहीं है, डी की प्रेडिक्शन ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली पीछे एक सी बच जाता है। सी की प्रेडिक्शन ठीक है। वो क्या कह रहा था? सी प्रेडिक्टेड दैट ए वुड बी द थर्ड। अगर सी की प्रेडिक्शन ठीक है और जिसकी प्रेडिक्शन ठीक है वही जीता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस में सी आ जाएगा, क्योंकि सी जीत गया, ठीक है जी। अगर सी जीत गया तो उसकी प्रोडिक्शन भी ठीक है। इट मींस के यहाँ पे एक स्टेप सेकंड पे कोई और नंबर है और थर्ड पे आपका डी है, क्योंकि उसने कहा सी प्रेडिक्टेड दैट ए वुड बी थर्ड, तो थर्ड पे ए है, ठीक है जी। अब हमें डिफाइन करना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यानी कि सी
यहाँ पे आपका CBAD हो सकता है या फिर CDAB हो सकता है। ये वाली दो पोजीशंस को हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो किस तरह से आपकी आ सकती है। अच्छा जी, अगर बी यहां पे आता है, बी प्रेडिक्टेड दैट डी वुड बी द लास्ट, हमने डी यहां पे रख लिया, ठीक है जी। तो इट मीन्स के बी की प्रेडिक्शन ठीक हो गई, अब दो की, इट मीन्स के डी की प्रेडिक्शन ठीक हो गई, अब दो की प्रेडिक्शन आपकी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि सिर्फ एक बंदे की प्रेडिक्शन ठीक हुई है जो कि सी की हुई है। इट मीन्स कि डी लास्ट पे नहीं आएगा, लास्ट पे आपका बी आएगा, और ये वाला जो आपका कॉम्बिनेशन है डेफिनेटली ये आपका दिस कॉम्बिनेशन वुड बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉलोइंग दीज ऑल इंस्ट्रक्शन या यू कह ले के प्रोडिक्शंस। ठीक है जी, तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप किसी एल्गोरिदम्स की कोई एल्गोरिदम डिफाइन करने की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट हम एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी और आइटरेटिव इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से सुडो कोड में दिखाया जा सकता है वो अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच।